हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हम लोग अपने ग्रेविटेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं बाबू। पिछले वीडियोस में हम लोग क्या क्या पढ़े, ये पढ़े कि न्यूटन साहब जो अपना ग्रेविटेशनल लॉ का जो फार्मूला दिए, जो दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कितना लगता है। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये सीखे कि सन मून हो या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और कितना निकाल रहे होते हैं। इसी कारण से जो सन है अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, या अपने पूरे सिस्टम को वो मैनेज कर पा रहा है, लेकिन हम और एक दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई वस्तु एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे थे, बिकॉज हम लोग दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत 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 कम है। इस कारण से हम लोग क्या होता है, एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे होते हैं। दोस्त, आज सीखेंगे कि न्यूटन साहब जो अपने ये फार्मूला डिराइव किए, किस बेसिस पे किए, किस चीज़ को ध्यान में रख के किए, और किसको अपना फार्मूला डिराइव करते वक्त क्या उनके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट आया होगा। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो न्यूटन साहब जो थ्योरी दिए, मैग्नीट्यूड निकाले और बोले कि भैया दो वस्तु के बीच में जो हमारा जो फोर्स लग रहा होता है, दोनों के प्रोडक्ट यानी कि मास, जो दोनों वस्तु का मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ के बारे में। बाबू थोड़ा सीखेंगे आज केपलर्स लॉ क्या बोलता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्टोलेमी साहब से हुई थी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्टोलेमी साहब क्या दिए थे भैया, कि पृथ्वी बीच में है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है। कोपर्निकस साहब बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, बीच में सन है और बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। गैलीलियो साहब को सपोर्ट किए और केपलर साहब भी एक थियरी दिए। तो थियरी क्या थी केपलर साहब की? उस जमाने में केपलर साहब एक थियरी दे दिए। थियरी क्या थी कि जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। किस में घूम रहे हैं बाबू? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और उसके अंदर में दो फोकी होगा, दो फोकस, उसका प्लूरल होता है फोकी। दो फोकी होंगे जिसपे एक पे क्या होगा, सन होगा, और प्लैनेट्स जो होंगे इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे, चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। यहां सन है, सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये उन्होंने पहला एक थियरी दे दी कि भैया ऐसा नहीं है, क्या है कि बीच में सन है और चारों ओर प्लैनेट्स उसके रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसका पाथ कैसा होगा बाबू? इलिप्टिकल होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन गया। पहला थ्योरम, एक पे सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोले कि भैया ये जो सन है और ये जो प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट हैं, अपने सोलर सिस्टम बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो जो सारे प्लैनेट हैं अपने अपने ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो हम कोई एक प्लैनेट का यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो, जैसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ठीक है, ये जो प्लैनेट है जो घूम रहा है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? यहां से जैसे मान लें घूमना शुरू किया, ऐसे जैसे ये है ना, ये घूमना शुरू किया, मतलब यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा। तो मान लेते हैं ये ऐसे पहुंच गया। पोजीशन क्या थी? यहां से P1 से P2 तक पहुंचा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक ये प्लैनेट पहुंचा, ठीक है। तो ये कुछ एरिया कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया, ठीक है। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? मान लेते हैं T समय लगा, ठीक है। P1 से P2 तक पहुंचा और कितना समय लगा बाबू? T समय लगा। तो ये कुछ एरिया कवर करेगा ना भाई, जैसे हम लोग कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो कुछ एरिया सर्टेन कवर करते हैं, तो ये भी एरिया कवर किया। बोलता है कि अगर इतना ही समय में, T समय में ही कोई प्लैनेट कोई दूसरा जगह पर अब लेते हैं, मान लो कि यहां लेते हैं, तो यहां पर कोई प्लैनेट है, T समय में लगा और वो यहां से यहां तक पहुंच गया। ये मान लेते हैं P3 और ये मान लेते हैं P4 पोजीशन है बाबू, P3 पोजीशन और P4 पोजीशन। तो ये जो एरिया होगा क्या होगा? द एरिया स्वीप्स by this line joining from sun to the planet
इन टाइम t, जो P1 से P2 तक पहुंचा, द सेम एरिया विल बी कवर्ड बाय दिस सेम प्लैनेट फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 4 इन टाइम t। मतलब यही एरिया इतना ही समय में जो यहां कवर किया वो यहां भी कवर करेगा। अगर इसको हम लोग यहां पर ट्राई करके देखें तो द सेम एरिया विल बी कवर्ड हियर ऑल्सो, P5 टू P6 इन टाइम इंटरवल t, द सेम एरिया विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन लाइक दिस ओनली। ऐसे ही कवर करेगा। ये क्या था? सेकेंड थियरी थी। तो थर्ड थियरी क्या थी बाबू? थर्ड थियरी क्या थी? थर्ड थियरी ये थी कि जो सन से लेकर प्लैनेट तक का बीच का जो डिस्टेंस है, तो क्या बोलता है, द स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर मान लें। चलो, ये टाइम टी लग रहा है। तो अब क्या बोलता है, स्क्वायर क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। क्या बोलेंगे बाबू? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। मतलब इसको घूमने में जो समय लग रहा है अपने ऑर्बिट पे, और ये जो डिस्टेंस है इसका क्यूब लेंगे तो क्या बोलता है, आर क्यूब, मतलब क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, इसके बीच का जो क्यूब मीन डिस्टेंस लेंगे। अब देखिए हर जगह तो डिस्टेंस सेम नहीं ना है। यहां से देखिए सन का अलग डिस्टेंस है, और यहां लेंगे तो सन का अलग डिस्टेंस होगा, यहां लेंगे तो सन का अलग डिस्टेंस होगा प्लैनेट से, यहां लेंगे तो अलग होगा, यहां लेंगे तो अलग होगा, यहां लेंगे तो अलग होगा, यहां लेंगे तो अलग होगा। सब जगह अलग अलग है बाबू। तो क्या लेना है? वी हैव टू टेक द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। इसका मीन डिस्टेंस लेंगे, वो जो होगा उसका जो क्यूब होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। मतलब घूमने में जो वक्त लगेगा उसके स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं थे बाबू? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर बराबर में साइन कर दें तो यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये किसका दिया हुआ थियरी था? केपलर साहब का थियरी था। तो अब न्यूटन साहब क्या किए, इसी थियरी को इस्तेमाल करके सोचे, बोले कि अरे भैया, चूंकि केपलर साहब पहले आए थे तो वो सोचे अरे ये थियरी अगर काम कर रही है इसका मतलब इसी पे बेस तो क्या बोलते हैं, उनका जो थियरम था ग्रेविटेशनल लॉ का वो इसी पे बेस था। इसी को सोचे और उसके हिसाब से वो काम करना शुरू किए। तो वो बोले कि भैया कि कैसे ये काम करेगा। अब वो उनका थियरी याद कीजिए, जो उनका जो सेकेंड स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्रॉम इट्स सेंटर। जैसे ये दो प्लैनेट्स थे, दो ऑब्जेक्ट थे, इनके बीच के दूरी का आर अगर डिस्टेंस था तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना जी, ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहां पर देखिए अगर लेते हैं तो बोले कि ऐसा आ रहा है भैया, तो क्या होगा? इसी तरह उनके दिमाग में ख्याल आया और सोचे क्या कि नहीं भैया, इसको तो हम लोग को बना ही लेना है। अब इसी पे बेस वो अपना थियरी दिए। ठीक है, अब उसको एक बार हम लोग निकालने की कोशिश करें। चलो इसको इरेज करते हैं बाबू, और हम लोग इसका निकालने की कोशिश करते हैं कैसे ये इसका यूज किए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसको यूज किए। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तब न्यूटन साहब क्या बोले कि देखो भैया, अगर हम ये मान लें, चूंकि क्या है सारे प्लैनेट से हैं अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं, वो बोले कि भैया एक चीज़ कर लो, पहले ये मान लो कि ये प्लैनेट जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पहले ये मान लिए, और सन को बीच में मान लो भैया ये सन है, और प्लैनेट्स मान लो भैया यहाँ पर कोई प्लैनेट्स है, कोई भी प्लैनेट है, मान लो ये सन ए पोजीशन पे है, प्लैनेट बी पोजीशन पे है, इसका मास m मान लो और इसका मास कैपिटल M मान लो, और दोनों के बीच की दूरी कितना मान लो भैया, r मान लो। ये न्यूटन साहब एक एजम्पशन ले लिया। अब उसके बोले कि अब इसके हिसाब से हम ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। ये जो केपलर साहब का जो तीसरा जो थियरी था यहाँ काम कर रहा है कि नहीं, उसको निकालने के लिए कोशिश किए। कैसे होगा, पहले यहाँ मान लिए कि ये, सबसे पहले मान लिए कि ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सन और मून है, पोजीशन ए पोजीशन बी है, इसका मास m मान लिए, इसका मास m मान लिए। अब क्या बोलेंगे, सन जो है इस प्लैनेट पे अपना फोर्स लगाएगा,
और मून जो ये मून बोल रहे हैं सॉरी, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट प्लैनेट है ये भी फोर्स लगाएगा। इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। तो अब क्या बोलता है, अब यहां पर ये बोलते हैं कि भैया जो सर्कुलर पाथ पे जो सन जो है इस प्लैनेट को अपनी ओर जो खींचेगा, और ये जब प्लैनेट है जो सर्कुलर पाथ पे जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स से खींच रहा होगा। दैट फोर्स इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? इस कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाता है बाबू? v²/r होता है। v क्या है? इस वेलोसिटी से वो जो मूव कर रहा है उसके लिए है। इसको हम लोग v मान लेते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे इसका वेलोसिटी क्या है? v है। अगर ये फोर्स नहीं होती तो ये प्लैनेट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन में, या फिर यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, या फिर यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। लेकिन ऐसे करता नहीं है, अपने टेंजेंट के अलोंग ये मूव कर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है? ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स से के कारण ये जब इस अपने ऑर्बिट पे ये घूम रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड्स इस सेंटर v²/r होगा। तभी ना ऐसे गोल गोल घूम रहा है इस फोर्स के कारण। आज जब ये हो गया तो फोर्स कितना होता है भैया? फोर्स कितना लगा रहा होगा? F = ma होता है, हम लोग जानते हैं F = ma होता है। तो यहां पर m के जगह पर m ही रख लेंगे और a बराबर क्या हो गया? v²/r। यानी कि F बराबर क्या हो गया? mv²/r हो गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, मास ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर इसका मास देखेंगे तो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका मास कभी बदलता नहीं है किसी भी चीज का, ये कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहां पर वी कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। इज इट? सही है, v²/r होगा ना बाबू? क्यों? अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसको हम लोग कांस्टेंट को हटा, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल साइन हो जाएगा। मास बदलेगा तो हमारा ये फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा। अगर एक प्लैनेट के लिए लेंगे तो ये रहेगा, और दूसरा प्लैनेट लेंगे तो क्या होगा? वो बदल जाएगा। क्यों? मास बदल जाएगा तो उसका फोर्स भी बदल जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहां तक तो वो सोच लिए कि भैया ये हमारा निकल गया कि कैसे v²/r ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर और क्या हो सकता है? हमको यहां से लाना है अपना थियरी को। अब सोच के देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कैसे ये हमारा आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद क्या हो जाता है बाबू कि अगर ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये हमारा क्या है? सर्कुलर पाथ है, तो वेलोसिटी क्या होगी? पहले वो देखने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी कैसे निकलेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर जो उसका सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr होगा ना जी। और t क्या हो जाएगा? जो टाइम लगा इसको ट्रैवल करने में, यानी कि v = 2πr/t हो गया। ये सर्कुलर पाथ का टोटल क्या है? सरकमफ्रेंस है। अब v को, अब देखिए 2π क्या है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टाइम फिर लगा सकते हैं, r/t लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना बाबू? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। क्यों लिखे? क्योंकि 2π यहां कांस्टेंट है। जैसे यहां पर कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को हटाए तो प्रोपोर्शनल साइन लगाए, यहां पर भी कांस्टेंट को हटाए तो प्रोपोर्शनल साइन लगा दिए। क्लियर है? अब उसके बाद क्या? दोनों तरफ अब स्क्वायर करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? v² इज प्रोपोर्शनल टू r²/t²। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख दिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमको यहां पर r³ लाना है था ना। हम लोग क्या था? हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? r³/t² = कांस्टेंट था, यही था ना। तो हमको r³ लाना है, हमको देखना है कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, हमको उसका यूज करना है यहां पर। अब यहां पर क्या करेंगे? r को ऊपर नीचे से गुना करेंगे, r × इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में r से गुना कर देंगे। तो मल्टीप्लाई r अब बोथ साइड कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो r²/t² इंटू r/r कर सकते हैं ना गुना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल साइन लगा के r³/t² इंटू 1/r लिख सकते हैं। यहां पर देखिए हमारा अभी ये लिखे ना कांस्टेंट। देखिए ये वाला पोर्शन क्या आ गया? केपलर थर्ड लॉ से
आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, यहां देखिए कांस्टेंट अभी लिखे थे ना, सेम चीज यहां पर आ गया। मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, लिख सकते हैं, हो गया ना, 1/r लिख दिए, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इस वी स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग यहां पुट करके देखें क्या, इस वाले इक्वेशन में, यहां वाले इसको हम लोग डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखें, वी स्क्वायर की जगह पे 1/r रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के जगह पर 1/r इंटू r हो गया, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मीन्स व्हाट, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट, सन और प्लैनेट के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स लग रहा है। यही हम लोग पढ़े थे ना, न्यूटन का जो सेकेंड स्टेटमेंट था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यही था ना। तो हम लोग ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते थे, ध्यान में आ रहा है। अब एक चीज देखिए, अगर इसी चीज को वी स्क्वायर का अगर वैल्यू को हम लोग यहां पर रखें और इसमें पुट करके देखें, देखिए इसमें पुट किए तो ये हमारा आ गया सेकेंड लॉ। अब इसको इसमें पुट करके देखेंगे, ये वाले में, अगर इसको एक बार दोबारा से पुट कीजिए इस वाले में, तब देखिए क्या मजा आएगा आपको। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पता चलेगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। यहां पर रख के देखिए क्या हो रहा है, यहां पर क्या दिया हुआ है मेरे पास, अब यहां तक कंप्लीट हो गया, इधर काम खत्म हो गया। अब इसमें देख रहे हैं f इजकल टू m वी स्क्वायर बाई आर लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, f इजकल टू m 1/r लगा दीजिए, यहां पर 1/r इंटू आर, तो क्या आ जाएगा m/r स्क्वायर। यानी क्या लग रहा है, ये जो फोर्स होता है जो लग रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब ये जो फोर्स लग रहा है, सन लगा रहा है प्लैनेट पे। अब यही चीज अगर हम इसी थियोरी पे लेके चलें, अगर हम उल्टा करके चलें, तो ये प्लैनेट भी तो सन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यानी सेम चीज इधर भी तो आ रहा है। ये निकल गया F1, ये क्या निकल गया, मान लेते हैं इसको हम लोग F1 लगा दिए, तो यहां मास M1 लगा दिए हैं। अगर यही F2 निकालते तो क्या आ जाता बाबू, यहां R1 लिख लेते हैं, R तो सेम ही था, M2 हो जाता, यहां R स्क्वायर हो जाता, दिख रहा है, M2 हो जाता और R स्क्वायर दिखता। अगर हम दोनों को मिलाने की कोशिश करते तो कैसा दिखता बाबू, फोर्स तो दोनों बराबर ही था, यानी अगर दोनों को अगर मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते तो यहां से क्या पता चलता है, जो फोर्स लग रहा है ये इस मास के और इस मास के बराबर लग रहा है, यानी कि m/r स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है। अगर दोनों को क्लब करके देखें तो ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस हो सकता है और उसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अगर हम ऐसा ट्राई करके देखने का कोशिश करें तो कुछ ऐसा भी, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है, ये इसके पे लगा रहा है, ये इसके पे लगा रहा है, और दोनों फोर्स भी हमारा लगभग बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ठीक है। इसका फोर्स ज्यादा है तो ये अंदर की तरफ खींच लिया, इसका फोर्स नलीफाई कर लिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ खींच कर रहा है ना। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो फोर्स है, जो न्यूटन साहब जो अपना ग्रेविटेशनल लॉ जो दिए इस फोर्स के लिए, कुछ ऐसे ही निकाले होंगे वो भी, और इसी तरह से वो फाइंड आउट करने का कोशिश किए होंगे दोस्त। तो इस तरह से हमारा कैपलर लॉ जो है बाबू, तीनों लॉ हम लोग सीखे और कैसे ये लगाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, क्योंकि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये दो ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो ये क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर बोलते क्यों है, सिंपल ये देखिए, अगर दूरी को डबल कर दीजिएगा, इनवर्स क्यों बोलते हैं इसका बताते हैं। अगर दूरी को डबल कर दीजिएगा तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4r स्क्वायर हो गया, मतलब फोर्स जो होगा 1/4 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अगर इसको हाफ कर दीजिए, डिस्टेंस को हाफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1/2 का r का स्क्वायर, मतलब 1r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये जो f होगा वो 4, यानी कि
4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, और 1/3 करेंगे तो 9 टाइम्स 4 हो जाएगा। इसलिए क्या बोलता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है। ठीक है बाबू, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इसको एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा एक बार कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ सर, हम इसको दोबारा से ट्राई करेंगे आपको बताने का, या कमेंट में आंसर देंगे, या फिर आपको दोबारा से इसको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। आपको समझना बहुत जरूरी है। जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, कि हम लोग कैसे कैसे इसको किए हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।